अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस चेयरफुल लवर्स। तो कैसन हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अब तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 40। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही पुष्पा जी कस के सांझ को गले लगा लेती है, वैसे ही वृंदा भी प्रीत को गले लगाती है। वृंदा बहुत खुश थी प्रीत को ऐसे देख के। वो पूछती है कि हाल चाल कैसी है, प्रीत कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। प्रीत भी बढ़िया तरीके से जवाब दे रही थी। उधर पुष्पा जी भी सांझ के ऊपर लाड बरसा रही थी। उसके चिक्स पे किस करती है और एकदम से जैसी लाड कर लेती है, थोड़ी पीछे होती है और देख घुमा के मारती है उसकी शोल्डर पे। तभी सांझ अपनी शोल्डर पकड़ते हुए बोलती कि ये क्या है, पहले प्यार करो फिर मारो भी, क्या है ये सब। बोलती कि ये सब ना तेरी ही चक्कर के कारण हुई है, तू कब सुधरेगी जरा ये बोल मुझे। मतलब लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ ना सोचती तूने, अब भी इस गांव में आई है लड़ाई करने के लिए ना। तभी सांझ चुप हो जाते हैं, बोलती कि पुष्पा जी इन सारी बातों को बाद में करेंगे, अभी क्यों आई हूँ, मना करी थी ना सुबह आ जाते। बोलती कि अब तू आ गई है गांव में और तेरे बिना मैं देखे बिना कैसे रह सकती हूँ। तभी सांझ हंसती है और एकदम से अपनी मॉम को हक करती है। यश जो है वो एक साइड खड़ा था और वो घूर घूर के प्रीत को देख रहा था। प्रीत एक नज़र यश के ऊपर देती है और बोलती कि अब तू क्यों ऐसे बावले की तरह खड़ा है, आजा, चल मैं तुझसे बड़ी हूँ, कम से कम पैर तो छू ले। तभी एकदम से यश बोलते कि पैर तो मैं छू ही लूँगा, पर ये समझ ना आ रही है कि मतलब करना क्या चाह रही है तू। माता जी ज़रा पूछना अपनी बेटी से करना क्या चाहती है। तभी एकदम से जो सांझ है वो बोलती कि अब मैं जो करूँगी ना वो तो वक्त के साथ साथ सबको पता चल ही जानी है, तो अभी से बोल के मज़ा क्यों ख़राब करूँ। तभी एकदम से यश अपने सर पकड़ लेता है और बोलती कि अब पता नहीं इस गांव में क्या क्या होंगे। तभी जो सांझ है वो बोलती कि अब तो जो होंगे सो होंगे, बस वक्त का सही इंतज़ार है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बैठते और पुष्पा जी घर से खाना बना के लाए थे सांझ के लिए। तो वो एकदम से बोलती कि मैं खाना बना के लाई हूँ। तभी एकदम से सांझ बोलती कि ये सब की क्या ज़रूरत है। बोलती कि ज़रूरत थी, क्यों ना खिलाऊं, न जाने कितनी दिनों से मेरे हाथ से खाना ना खाई है तूने, तो क्यों ना लाऊं मैं। तभी एकदम से उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सांझ बोल पड़ती कि आंखें है कि नदियों की बांध कि बिना कोई परमिशन के ऐसे ही बहने लगते हैं। अब आप इन आंखों आंसू को समझाओ कि तनिक बिना पूछे ना आए। हाँ ठीक है खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सारे बैठते हैं। बैठ के जो यश है वो एकदम से बोल पड़ता है कि वो स्वीटी को भी आना था पर तूने मना कर दिए। तभी सांस बोलती कि हाँ पूरे के पूरे हवेली के लोग मेरे पास उठा के आ जाते और फिर सरपंच जी आके बंदूक तान देते और बोलते अपने ही लोगों को मैंने अपने पक्ष कर लिए, और कुछ है तेरे पास। तो यश चुप हो जाता है। वहाँ पे वृंदा और प्रीत बहुत सारी बातें वगैरह कर रहे थे। प्रीत अपनी पूरी जो पढ़ाई वगैरह कोचिंग वो ले रही थी सब कुछ बताती है, यहाँ तक कि वो बहुत अच्छी रैंक के साथ पास हुई है। अब जैसे बस नीट कंप्लीट करेगी, उसका एग्ज़ाम हो जाएगी तो वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। ये सुन के वृंदा बेहद खुश थी और कहीं ना कहीं सांझ के लिए उसका जो देखने की नज़रिया है वो रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो बड़ी प्यार से देख रही थी सांझ को। सांझ खाते खाते एक बार प्रीत की ओर नज़र देती है, तो जैसे देती है तो वृंदा के ऊपर भी उसकी नज़र पड़ती है, तो दिखती है वृंदा उसे बहुत प्यार से देख रही है, तो समझ जाती है। और वो बोलती कि यो भाभी ऐसे ना घूर मुझे, क्या हो गई है, घूरना है तो अपनी हस्बैंड को घूर लो, मुझे घूर के कुछ ना मिलोगा। तभी एकदम से वृंदा हंस देती है। वो बोलती कि क्या क्या अभी वो बस वो है कि अब से आपके लिए दिल में इज्जत और बढ़ गई है। तभी बोली ये सब ना फैमिली इमोशनली बातें ना मत करो मेरे सामने, मैंने कुछ ना किए है, जो भी हुए है थारी बहन की मेहनत की नतीजा है, मैंने कुछ ना करी है। हाँ बस उसको थोड़ी सी मोटिवेट करनी पड़ी, क्योंकि तेरे ये जो थारी बहन है ना ये बीच बीच में थोड़ी सी गुम हो जाती है, तो पुश करने के लिए मैं ही हूँ। तो वृंदा थोड़ी सी हंसती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती है कि वक्त बीतने लगते हैं लगभग
8 बजने जा रहे थे, तो सांझ को पता थी कि इनके हवेली के तो रूल्स रेगुलेशन ही अलग है, तो वो भेज ही देती है यश को बोल के कि जल्दी से लेके जाओ वरना बखेड़ा खड़ा हो जाएगी हवेली पे। तो वैसे ही होते हैं, जो यश है वो अपनी मम्मी और वाइफ को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्रीत, अभी इन लोगों का खाना वगैरह हो चुके थे और प्रीत आती है, वो बैठती है, देखती है सांझ बस अपनी फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो आके वो थोड़ी सी सांझ के करीब आके बैठती। उधर आयशा वो कुछ काम कर रही थी, तो वो एकदम से आती है हॉल में, और हॉल में आके देखती है कि प्रीत कुछ बताने की कोशिश ज़रूर कर रही थी सांझ से, पर सांझ की ध्यान थी ही नहीं। कुछ देर तक आयशा वहाँ पे बैठी रहती है और इन दोनों की हरकतें देख रही थी। सांझ पूरी मग्न होकर अपनी फ़ोन यूज़ कर रही थी और इधर प्रीत एक बार इधर देख रही है और एक बार उधर, और लाचारी वाली नज़रों से वो सांझ को ताड़ी जा रही थी। तभी एकदम से आयशा बोलती कि प्रीत, अरे यार तुम भी ना क्या चीज़ हो, अगर उसके ध्यान नहीं है तो एक काम करो, जाके उसके गोद में बैठ जाओ, फ़ोन को फेंक मारो, बस सिंपल, आसान हो जाएगी। तभी सांझ घूर के आयशा की ओर देखते हुए बोलती कि पागल हो गई, अच्छा क्या बोल रही है। अरे अच्छी सुझाव दे रही हूँ इसको, कब से तुझे घूरे जा रही है, शायद तुझसे बात करने की कोशिश कर रही है पर तेरा ध्यान तो है ही नहीं। तभी सांझ बोलती कि तुझे कैसे पता कि मेरी ध्यान है कि नहीं, तू अपने काम से काम रख, मुझे पता है वो मुझसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही है पर बोल नहीं रही है, इसीलिए मैं भी चुप थी। तभी आयशा बोलती कि गजब, मतलब कुछ भी करो नज़र वहीं पे रहेगी तेरी, सही है, हम ही बकलोल हो गए ना बीच में। बोलती कि अब बकवास बंद कर, तू जाके चुप से सो जा, कल हमें जल्दी से सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाना है, पता है ना तुझे। तभी प्रीत बोल पड़ती कि पुलिस स्टेशन कहे। बोलती कि छोरी तू इन सारी चीज़ों से ना दूर है, और मैंने तुझे कही है ना सुबह से थोड़ी सी वो जो भी तू पहन उसके दुपट्टा अपनी पल्लू जो सर पे थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लियो ताकि कोई तेरी चेहरा ना देखे, याद रखियो मेरी बात। और अगर तुझे मेरे साथ भी जाना है तो चल सकती है, पर शर्त यही होगी कि तेरी चेहरे की खुलासा ना होनी चाहिए। प्रीत भी आराम से मान जाती है, उसको बस यही चाहिए कि वो सांझ के साथ रुके। तभी एकदम से आयशा बोलती थी कि बड़ी बेरहम है तू, मतलब इतनी प्यार से तुझे देख रही थी ये लड़की, इतनी स्वीट सी प्यारी सी, अगर तेरी जगह मैं होती ना। तभी सांझ घूर के देखते हुए बोलती कि पहलो बात ये है कि तू मेरी जगह पे है नहीं, तू आयशा है और मैं सांझ हूँ। तभी बोली ओ लग गई। बोलती कि जाके सो जा, दिमाग मत चाट मेरी यहाँ से। तो वो एकदम से वहाँ से चली जाती आयशा हंसते हुए। यहाँ पे सांझ प्रीत की ओर देखती है। प्रीत ठीक से सो नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत परेशान थी इन 2 दिन। तो वो जो परेशानी की छाप उसके चेहरे पे पड़ गई थी, आंखें थोड़ी थोड़ी सी लाल थी क्योंकि वो ट्रेन में भी नहीं सो पाई थी। हालांकि सांझ थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले ली थी पर प्रीत नहीं ले पाई थी। तो सांझ देखते हुए बोलती कि एक एक बात कह सोरी, तू सोई नहीं है क्या। तभी प्रीतु बोलती मुझे नींद ही ना आई, मैंने कोशिश तो बहुत करी है पर आई नहीं। तो बोलती इतना चीज़ें अगर दिमाग में रखेगी सोचेगी तो कहाँ से आएगी, चल तू कमरे में चल। और इसको लेते हुए एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और जिस कमरे में सांझ रुकी है उसी कमरे में ले जाती है। वो सोती है और एकदम से अपनी बाहों को खोलती है और बोलती है अब आ जा, अब सो जा, और अब उठनी ना चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए तू। तभी प्रीत हंसती है और वो कस के गले लगा लेती है, और गले लगाते हुए उसका जो सर था वो सीधा सांझ की सीने की ओर थी और बोलती है एक बात बताइए, आप पूछ, सच में कुछ ना होगी ना आपको। तभी एकदम से सांझ उसके सर पे सहलाते हुए बोलती कि देख क्या होगी क्या नहीं होगी वो बात की बात है, फिलहाल तुझे नींद की ज़रूरत है, तू आराम से सो जा। अब वो क्या होंगे वो तो कल के बाद ही पता चलेंगे, थोड़ा जल्दी उठ जाइयो क्योंकि हमें पुलिस स्टेशन जानी है। वो देखिए ठीक है, और प्रीत सो भी जाती है कुछ ही देर में। थोड़ी देर तक सांझ रुकी रहती है, वो सोच रही थी कि शुरुआत कहाँ से करेगी, और देखते देखते वो भी सो जाती है। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब रात के 12 बजे एकदम से उसकी फ़ोन में बार बार रिंग हो रही थी। अब सांझ तो बस सो ही गई थी तो उसे वो रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, पर प्रीत की कान में जैसी जाती तो उठ जाती है, और जैसी उसकी उठने की हलचल होती है सांझ उठ जाती है और बोलती है मना करी थी ना कि मत उठ उठी, वो आपकी कॉल कब से बजी जा रही है।
तभी सांझ साइड से अपनी फ़ोन लेती है तो देखती है लक्ष्मी की कॉल। वो फटाक से प्रीत को अपनी ऊपर से हटाती है और वो फ़ोन रिसीव करती है। लाउड स्पीकर पे हो जाती है बाय मिस्टेकली, वो करना नहीं चाहती थी लेकिन हो जाती है कि तभी लक्ष्मी एकदम से चिल्ला पड़ती कि वो भाभी को बहुत मारी है भाई ने। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही है, उनकी सर से खून निकल रही है, मैं क्या क्या करूँ। तभी सांझ बोलती कि क्या हो गई इसे, चिल्ला का ही रही है, क्या हो गई, रो का ही रही है। बोलती कि भाभी को बहुत मारी है भाई साहब ने, पता नहीं पी के आए थे, क्या कुछ बोल रहे थे, बस भाभी ने एक जवाब क्या दे दिया, बस कुत्ते की तरह मारे इनको। अब मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ इनको। और सब तो वैसे सो रहे हैं कि जैसे हवेली पे कुछ हुई ही नहीं है, मैं क्या करूँ। बोली एक काम कर, मैं आ रही हूँ तेरे घर के पीछे, बस वहाँ से जैसे जैसे तू हमारे साथ आ जा। देखिए आ तो जाऊँ पर भाभी नहीं आएगी ना, क्योंकि उनको पता है कि इस हवेली से पैर मतलब बाहर की ओर कदम बढ़ाना मतलब दोबारा इस हवेली में वो आ ही नहीं सकती। यही चीज़ सोच रही है और बार बार यही चीज़ बता रही है। तो बोलती एक काम कर, ज़रा फ़ोन दे तेरी भाभी को। वो फ़ोन देती है उसके कान पे और वो बोलती कि अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए ना तो अभी ही उस घर की दहलीज को पार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हें न्याय चाहिए ना तो पहले खुद को लड़नी पड़ेगी, खुद को बचानी पड़ेगी। अगर तुम नहीं बचाओगे तो तुम न्याय कैसे मिलेगी और तुम न्याय कैसे मांगोगी। अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए अपने बच्चों के साथ जो भी हुआ है, अगर उसका जवाब चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें उस दहलीज को पार करनी ही पड़ेगी। अब सोचो कि तुम करोगी क्या। अगर मैंने एक कदम बढ़ाई है तो तुम्हें भी एक कदम बढ़ानी होगी इन सारी चीज़ों के लिए। आगे चीज़ मैं खुद कर लूँगी, बस तुम उस हवेली से निकलो, क्योंकि अगर उस हवेली में तुम रहोगी ना तो तुम्हें मार दिए जाएंगे। अब सोचो तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे साथ साथ शायद लक्ष्मी के ऊपर भी बात आ सकती है। और अगर अरे क्या हो गई है तुम्हें, हाँ जिंदा रहना है कि नहीं तुम्हें। अगर लक्ष्मी तुम्हें कुछ बता रही है तो सुन काहे नहीं रही हो तुम। हाँ तुम्हें जिंदा रहना है। और ये जो तुम्हारा पति बता है ना, इन सारी चीज़ों को थोड़ी साइड रखो तुम्हें जिंदा भी रहना है, लड़ाई करनी है अपने बच्चों के लिए और लड़ाई में जीतनी भी है। और अगर जीत हासिल करना है तो आज ये दहलीज तुम्हें पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम पार नहीं करोगे तो जीते जी मारी जाओगी और तुम्हारे साथ साथ लक्ष्मी के ऊपर भी बात आएगी। काहे समझ नहीं रही हो तुम। सोचो तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, लड़ाई करनी है ना तुम्हें, जीतनी भी है, जवाब चाहिए ना, न्याय चाहिए ना अपने बच्चों के लिए। तो निकलो, मैं अभी आ रही हूँ। और सोचो अगर आज निकल गई ना तो पीछे मुड़ के ना देखनी है दोबारा कभी। अब तुम सोचो मैं तुम्हें क्या करना है, मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए सांझ एकदम से उठ के जाने लगती। तो प्रीत बोलती कि कब कहाँ जा रही हो आप। सांझ बोलती कि तू डर मत, तू सो जा, मैं अभी आ रही हूँ। बोली कि नहीं, अगर आप जाओगे तो मैं भी साथ जाऊँगी। तो फिर वो बोलती कि छोरी ये क्या चीज़ है, क्यों जिद पे अड़ी है तू। मुझे कुछ ना होगी, मैं बस जाऊँगी और आऊँगी, बस तू आराम से सो जाए। तो प्रीत को और ज़्यादा चिंता खाई जा रही थी पहले से ही। वो बोलती कि नहीं अब इसको जिद समझो तो समझो, पर मुझे साथ जानी है। अब सांझ कुछ कर नहीं सकती, वो एकदम से बोलती कि दुपट्टा ओढ़ ले पहले। और वहाँ से वो एकदम से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जीप का जो इंतज़ाम वो कर दिया था यश ने, तो वो जीप लेके निकलती है। और वाकई उसे पता थी कि लक्ष्मी की घर कहाँ है। उस घर के पीछे वो जाती है और काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही थी। जब प्रीत बोलती कि इतनी रात में हम यहाँ पे आए हैं, अगर किसी ने देख लिए ना। तभी एकदम से सांझ बोलती कि तभी तो तुझे मना करी थी ना मेरे साथ आने के लिए, क्यों आई तू। हाँ तो आप अकेली आती, एक ही बात हुई कि तभी उन दोनों की नज़र में एकदम से सामने से दो लड़कियाँ आते हुए देखती है। तो वो जब थोड़ी सी लाइटिंग देने लगती है तो देखती है एक तो लक्ष्मी थे और दूसरे को बस जैसे तैसे संभाल के ला रही थी। सांझ समझ जाती है कि दूसरा लक्ष्मी की भाभी है, तो उतरती है और एकदम से जैसे जाती है वो मदद करती है लक्ष्मी की। वहाँ से उसको जीप पे उठाते हैं और घर पे आते हैं, डॉक्टर बुलाए जाते हैं। लक्ष्मी की भाभी की ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे ही हो रहे थे। और एकदम से जो कंडीशन में थी ना उसकी भाभी, वो एकदम से सांझ बोलती है लक्ष्मी को कि ये सब क्या है, क्या
आखिरी बार जब हम बात कर रहे थे तब तो ठीक थी ये, अब 2-2.5 घंटे में क्या ही हो गए। तो बोलती कि पता नहीं भाई साहब बाहर से कुछ पीवा के आए थे और ऐसे ही मतलब बातों बातों में उड़ गई कि 2-2 बार लड़कियां पैदा करने वाली थी, तो लड़के क्यों नहीं हो रहे, कुछ कुछ बातों में छेड़ने लगे। तो भाभी वही जवाब दे दी कि ये हमारी बस की बात तो है नहीं, अब ऊपर वाले जो देना चाहते हैं वही होंगे, बस यही बोलना। और भाई साहब भड़क गए, कुत्तों की तरह बेल उतर के मारे। और क्या ही बोलूं, दुख की बात तो ये है कि सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, बस देख रहे थे तमाशा। किसी ने रोका नहीं कि छोरी की तबीयत खराब है, बस शहर से आए हैं ट्रीटमेंट करा के, रोक दे अभी। किसी ने भी नहीं रोके, यहाँ तक के पिताजी भी नहीं। सांझ बोलती कि इन लोगों से और कोई उपेक्षा भी नहीं कर सकते। खैर डॉक्टर देख रहे हैं, दवाई वगैरह दी है, मैं दवाई लाती हूँ, ये बोलती वो जाती है, प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई वगैरह लिख गए थे वो लाती है और देती है और बोलती कि अब ना सुबह ही इसका आराम होने वाली है और पीछे मुड़ने की कोशिश भी या ज़रूरत भी मत करना, दोनों में से कोई भी। और अगर आगे बढ़ चुकी हो तो इसका मतलब आगे बढ़ चुकी हो। तभी एकदम से लक्ष्मी बोलती कि जैसे तैसे वो रात बीत जाती है। सांझ को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लक्ष्मी की भाभी की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर जैसे तैसे उसको दवाई वगैरह के इफेक्शन से वो सो जाती है। एक कमरे में वो थी, लक्ष्मी उसके साथ थे, और इधर प्रीत की फिक्र और ज़्यादा बढ़ जाती है ये सारी सिचुएशन देख के। सांझ कहीं ना कहीं समझ रही थी तो प्रीत को संभाल रही थी, और इधर आयशा कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, बस उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं। जैसे तैसे रात बीत ही जाते हैं। इधर जैसे रात बीतती है, सुबह उठते ही लक्ष्मी के घर पे हल्ला मच जाते हैं। ना तो लक्ष्मी थे और ना ही उस घर के बहू। सब लोगों के हल्ला मचाने के बाद वहाँ के जो लक्ष्मी के पिताजी थे और जो भाई साहब, उसका नाम राकेश था, ये लोग तो अलग ही जोन के थे। राकेश के सिरदर्द वगैरह थे क्योंकि वो सच में बेड़ों की तरह आया था, पिए हुए था। तो जैसे उसका नशा उतरता है, उसको जैसे पता चलता है कि उसका लुगाई तो है ही नहीं, वो भड़क जाता है। वो अपने लोगों को बोलती है कि चप्पा चप्पा छान मारो, कहाँ जाएंगे, यहीं पे होंगे आसपास, निकालो बस। और उन लोगों को भी छोड़ना मत जिन लोगों को इन लोगों की मदद करे है। अब ढूंढने लगते हैं और लक्ष्मी ने आते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे। तभी सांझ बोलती कि डरो मत, सुबह हो जाती है, वो उठ जाते हैं, लक्ष्मी को समझाती कि डरो मत, तुम दोनों की हिफाजत के लिए मैं सरकार से वो करूँगी कि प्रोटेक्शन चाहिए हमें, वैसी वगैरह कुछ बातें होते हैं। और देखते देखते थोड़ी बार वक्त और बीते जाते हैं और सांझ कुछ फाइल वगैरह रेडी करती है। आयशा तब तक उठ चुकी थी। प्रीत ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन जब जब जो लक्ष्मी वो प्रीत को देख रही थी तब तब उसे पता नहीं, बड़ी ऐसा होता है ना कि हम किसी को जानते हैं, वो बड़ी पहचान सी लग रही थी, पर एक्चुअल कहाँ देखी वो समझ ना आ रही थी उसको। और पूछना थोड़ी सी कि वो सांझ से पूछ सकती है, पर प्रीत से थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। ये सब होते हैं, ये लोग जैसे तैसे ब्रेकफास्ट करती है और एकदम से सांझ आयशा की ओर देखते हुए बोलती कि चल। प्रीत बोलती कि कहा चल, मैं भी तभी, हर जगह जाने ज़रूरी है क्या तेरे, अब ये दोनों रुके हैं, बस यहीं पे रुक ना तू। ठीक, पर नहीं, पर मुझे जानी है, क्योंकि प्रीत को रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो मजबूरन सांझ को प्रीत को भी ले जानी पड़ती है। ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन वहाँ के, और जैसे पुलिस स्टेशन एंटर करती है सांझ, ये वही पुलिस ऑफिसर थे जो जब प्रीत को ले जा रहे थे वहाँ पे जो पुलिस आए थे, ये वही पुलिस है। और ये सांझ को बहुत अच्छे से जानता है, और जैसे ही ये सांझ को देखता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलती कि अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे से, बड़े दिन बाद नज़र आए। तभी सांझ बोलती कि बड़े दिन बाद नज़र आए, इस बार मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको कि इस बार का हमारा मिलना आप भूलोगे नहीं। अच्छा, ऐसा क्या होने वाला है इस बार? कि हाँ हाँ बताते हैं, पहले तो एक केस फाइल करने हैं। केस फाइल करने हैं किसके खिलाफ? तो नाम बताते हैं, मास्टर का बेटा राकेश। वैसे जुल्म किया है, किया क्या है उस बंदे ने?
तब जाके सांझ धीरे धीरे बोलने लगता है कि उसने अपनी ही लुगाई के साथ ज़बरदस्ती मारपीट अत्याचार, यहाँ तक के सबसे बड़ा जुल्म बच्चे गिरा है, वो भी दो दो। जो वो ऑफिसर था वो थोड़ी सी चुप हो गया था, क्योंकि इस गांव में ये सारी चीज़ कुछ नया तो है नहीं। आज तक किसी में उतना हिम्मत ना हुई कोई आके केस फाइल करे। और अब तो सरपंच जी का खुद की बेटी आई है, और ये बंदा जानता है कि सरपंच जी का बेटा है, बेटी ही सांझ है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो पुलिस ऑफिसर एकदम से बोलती कि एक बात बताइए, इस गांव में ना हर मतलब एक दिन में 1 से 2 बच्चे ऐसे ही गिराए जाते, कोई नया बात तो ना से। फिर किसी में उतना हिम्मत ना हुई कि सारी चीज़ों को छोड़ के वो आए और कंप्लेंट दर्ज कराए। फिर आप में ऐसे कैसे, मतलब आपको पता है ना ये सारी चीज़ देखते भी आपके पिताजी है, क्योंकि ये गांव उनके इशारों में ही चलते हैं। तभी एकदम से सांझ बोलती कि वैसे उसी हिसाब से तो आपकी चलनी चाहिए थी। अब लोग, क्योंकि आप कमज़ोर हो तो मेरे पिताजी ये सारे गाँव को चला रहे हैं। अब आप में बात नहीं है, उनमें है, तो गाँव वाले उनके सुनते हैं। तभी एकदम से पुलिस ऑफिसर बोलते कि ये कुछ ज़्यादा ना हो गए आपके, आप तो सीधा सीधा इंसल्ट कर रहे हो मेरे। बोलती कि देखिए मैं इंसल्ट नहीं, मैं बस हकीकत बता रही हूँ। अगर आपका कानून उतना ही सख्त और सच्चा होते तो ये गाँव आपके भरोसे पे चलते, पर है अब तो वैसे है ही नहीं। आपको खुद को बचाने के लिए सरपंच के पास जाने पड़ रहे। क्या ज़माना आ गया है, मतलब कानून इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ ना आए। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलते कि देखिए ये सारे बात ना यहाँ पे ना करना चाहिए, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। तभी सांझ बोलती कि जी ज़रूर, लेकिन बात यहीं पे होंगे और यही सिचुएशन है और यहाँ से ही तय करे जाएंगे। जो पुलिस ऑफिसर थे उसका मुंह पूरा बंद हो जाता है, वो बोल ही नहीं पा रहा था। बोलती कि ठीक है, पर जिसने कंप्लेन दर्ज कराई है उनका तो सिग्नेचर चाहिए था। बोलती कि उनका सिग्नेचर अब वो तो मैं ले ही दूंगी, अब परेशान मत करो, आप बस ये बोलो कि कार्रवाई कब से करना है। पुलिस ऑफिसर क्या बोलेंगे, क्योंकि ये ऐसे केसेस तो बहुत है। पुलिस अफसर के पूरे होश उड़ गए थे, क्योंकि गांव ऐसा है कि जब भी ये खुद जाते हैं औरतें के पास, सब पूछते हैं कि कोई दिक्कत है नहीं, किसी में उतने हिम्मत ना थे कि आवाज़ उठाए। और आज सांझ खुद आई है, वो भी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, और कार्रवाई भी करना ही है। तो बोलती कि ठीक है अभी से कर लेंगे, हम जाएंगे। देखिए जाएंगे नहीं, चलते हैं। तो ऑफिसर चुप हो जाते हैं। वहाँ से ये लोग लक्ष्मी की घर की ओर बढ़ने लगते हैं। सांझ तो प्रॉपर तैयार थी, लेकिन प्रीत की हालत ख़राब हो जा रही थी कि अगर वो पहुँच गई और दिख गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो क्या होंगे। और लक्ष्मी के घर जो राकेश है वो चप्पा चप्पा ढूंढ रहे थे उसके लुगाई और बहन को। उसे क्या पता कि वो लोग कहाँ थे। देखते देखते लगभग 25 आधे घंटे बाद ये लोग पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं, जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को देख के ही आसपास के लोग थोड़ी सी वो हो जाते, चौकन्ने हो जाते कि अब इस गांव में ऐसे पुलिस इतनी आसानी से घूम रहे हैं और हवेली पे कैसे आ गए। पुलिस वाले वहाँ पे जो कांस्टेबल के हैं वो भी निकलते हैं। सांझ तब नहीं आई थी। लोग घर पे जाते हैं और बड़ी पोलाइटली कहते हैं कि वो गिरफ्तारी की पर्ची आई है। तभी वहाँ के जो लक्ष्मी के पिताजी हो वो देखिए किसको गिरफ्तार करनी है आपको, हाँ, और ज़रूरत कैसे भी हुई इस गांव में और इसी घर में आने की, कैसे हो गई। देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। तो वो देखिए अच्छा तो कौन से काम करने आए हो। तो जैसे ही राकेश के नाम लिए जाते हो वहाँ पे सब दंग रह गए। और वो एकदम से बोल पड़ते कि भला ऐसे कैसे मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओगे, हाँ, किसके बदौलत, किस चीज़ की बदौलत में ये सारी चीज़ कर रहे हो। बोलती कि देखिए हमारे पास एक कंप्लेन दर्ज हो रही है, आपके बहू के ऊपर जो जागती हुई है इस हवेली पे, इस घर पे, वो सारी चीज़ की प्रमाण एक से बढ़कर एक तो मेरे पास है।
तो अभी हम आपके बेटे को यहाँ से लेके जाएंगे। और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब आपस में बात करने लगते हैं, ऐसे कैसे, कानून की तो कुछ चलती ही नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे ले जाओगे, यहाँ के कानून तो सरपंच जी की बातों से होते हैं, आप कहाँ से आ गए, देखिए आप हमारे घर के लोग लड़के को ऐसे तो नहीं ले जा सकते। तभी वहाँ पे सांझ की एंट्री होती है। बोलती है अच्छा, बड़े दुख हो रहे अपने घर के लड़के को इस तरह से जाते हुए देखते। तब कहा थे जब आपके ही घर के बहू को ऊपर कुत्तों की तरह वार हो रहे थे, बेल्ट उतर के उसको मारे जा रहे थे, किसी ने तो उतनी हिम्मत ना थी कि चल के जाए उस छोरी को बचाए कोई, तब तो कोई ना आए। और अब जब इस हैवान को यहाँ से लेके जा रहे तो सबके दुख एकदम से उभर के आ रहे हैं। इंसान हो क्या जानवर, सारे के सारे। ये छोरी के साथ वैसे भी इतना सब कुछ हुआ है, सब बस देखते रहे, किसी ने हिम्मत ना हुई कि जाके रोके। और अब बड़े बड़े बातें कह रहे हो, खुद को इंसान कहते हो तुम सारे। वो चुप हो गए तो सारे के सारे देख के शॉक्ड, खास करके राकेश के पिताजी देख के शॉक हो जाते हैं। और राकेश का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो सांझ से इतना नफरत करता है कि सांझ को देख के उसकी पूरी खून खौल उठते हैं। और वो आते हैं और सीधा सांझ का गला पकड़ लेता है। बोलते कि तू और थारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में पैर रखने की, और तेरी जरूरत भी क्या से हो गई मेरे ही घर पे तू पैर रखी है, और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बात कह रही से। हाँ, आखिरकार इतनी हिम्मत आई कहाँ से। तभी पुलिस वाले एकदम से सब कुछ, सारे के सारे वो जो है राकेश को पकड़ते हैं। बोलते कि कानून अपने हाथ में ना लो बेटा, तुमने तो ये गलत कर लिया। और देख घुमा के उसको 2-3 मारते हैं। वहाँ पे उसको गिरफ्तार करे जाते हैं और सीधा उसको लेके पुलिस स्टेशन। तब सांझ उस राकेश के पिताजी की ओर सामने उंगली दिखा के बोलती है कि अरे बाप कहलाने के ना लायक ना हो तुम। हाँ, जो छोरी ही अपनी पूरी सब कुछ छोड़ के आई थी ना, तुम्हारी बेटी जैसी है, लगभग तुम्हारी बेटी की तरह ही है। जब तुम उसका कुछ कर ना सको तो तुम्हें, छी, अब तो ना बोल सकते। और हाँ, कह देना अपनी उस सरपंच को कि युद्ध का आरंभ हो चुका है, अब ईंट का जवाब भी बेहद अच्छी से दिए जाएंगे। और छुड़ा सके ना तो इसको जेल से छुड़ा के दिखाए। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ जैसी ही सरपंच जी के कान में जाते हैं तो सरपंच जी तो पूरी तरह से बौखला जाते हैं। क्या करेंगे उनको कुछ समझ नहीं आते हैं, बस बौखला जाते। वो हवेली पहुँचते और हवेली की एक एक चीज़ को तोड़ फोड़ कर रहे थे। जैसे थे उनके माता जी उनको हैंडल करते, बोलते कि कर क्या रहा है तू, क्या सब है ये सब करने का क्या फायदा है, कर क्या रही है, किस लिए। तभी एकदम से बोलते कि सब कुछ ना उस चोरी के कारण, जब से पैदा हुई है तब से कुछ ना कुछ होते ही आए हैं। सबसे पहले उसने मेरी मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी और अब वो आई है मेरी ही सामना करने के लिए। तो एकदम से सांझ की दादी जी को समझ नहीं आती कि उनको पता नहीं थी सांझ इस गांव में आ चुकी है। तो वो एकदम से बोलती कि तू कह क्या रही है, चल क्या रहा है, ऐसे क्या हो गए है। तो जब वो बताती है कि सांझ यहाँ पे आ चुकी है, उसने क्या किया है, तो दादी जी के खुद के होश उड़ जाते हैं। आज हम कहानी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि कहाँ तक क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून।